ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। ठीक है, इसको सीरीज कहते हैं, इसको पैरेलल कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, आपके तीन रेजिस्टेंसेज हैं, दिख रहे होंगे आपको, R1, R2, R3। मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस को जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को बनाने का तरीका ये है, R1, R2, R3। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, एक एमीटर होता है और एक वोल्ट मीटर होता है ना। एमीटर के इसलिए यूज़ होता है करंट मेजर करने के लिए, और उसका सिंबल मैंने बताया था आपको, ये होता है ना, एमीटर, ऐसा सिंबल होता है। इसको जो कनेक्ट करने का तरीका है वो इस तरीके से है कि नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव ऑफ द एमीटर, जो नेगेटिव टर्मिनल है एमीटर का, उससे कनेक्ट करते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक हमारे पे हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर किसके काम आता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है। ये वोल्ट मीटर इस रेजिस्टेंस 3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर कर रहा है। यहाँ पे हमने सर्किट में एक बैटरी भी कनेक्ट की है, वोल्टेज जिसका V है। एक स्विच कनेक्ट किया है, उसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, स्विच K है, उसको क्लोज कर दिया, इसके कारण ही करंट आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, सीरीज कम्बिनेशन बेसिकली तब होता है जब आपका एंड टू एंड जुड़े होते हैं। ठीक है, लगातार जुड़े हुए हैं एंड टू एंड, तो ये सीरीज कम्बिनेशन। आपको दिख रहा होगा सारे एलिमेंट जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। बैटरी के एंड पे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ, रेजिस्टेंस के दूसरे एंड पे दूसरा रेजिस्टेंस, उसके एंड पे तीसरा रेजिस्टेंस, फिर वो एमीटर से जुड़ा, फिर एमीटर की से, और की का दूसरा एंड आपका जो आपकी बैटरी है उसके सेकेंड टर्मिनल से। तो ये एक सीरीज कम्बिनेशन है। इस तरीके से हम सीरीज कम्बिनेशन को डिफाइन करते हैं। सीरीज कम्बिनेशन में एक चीज़ नोट करने वाली चीज़ है कि अगर मैं ये एमीटर को हटा के यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे लगा दूँ, तो मैं ये देखूंगा कि एमीटर की जो रीडिंग है वो सेम रहेगी। मतलब जो वो करंट यहाँ पे मेजर कर रहा था वही करंट वो यहाँ पे मेजर करेगा, और यहाँ लगा दूँ तो वही करंट मेजर करेगा। मतलब कि एमीटर को उठा के मैं कहीं भी लगा दूँ सर्किट में, बेसिकली एमीटर क्या कर रहा है, करंट मेजर कर रहा है। करंट उसके थ्रू पास हो रहा है तो वो उसको मेजर कर रहा है। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे भी करंट, हर पॉइंट पे करंट होगा, तो इसको मैं एमीटर को कहीं पे भी लगा सकता हूँ और वो वहाँ पे आपको करंट बता देगा कितना उससे फ्लो कर रहा है। लेकिन मैं ये देखता हूँ सीरीज कम्बिनेशन में कि जो आपका एमीटर है वो सेम रीडिंग दे रहा है, उसकी रीडिंग चेंज नहीं हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, सीरीज कम्बिनेशन में जो आपका करंट होता है वो सेम रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है, डिफरेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट पोटेंशियल रहता है। ठीक है, पोटेंशियल R1 के अक्रॉस अलग होगा, R2 के अक्रॉस अलग होगा, R3 के अक्रॉस अलग होगा। लेकिन एक और चीज़ है, इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया है। ठीक है, ये चीज़ भी आप नोट करना। एक और चीज़ जो आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये जो एमीटर हमने कनेक्ट किया है ये सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, जो एमीटर कनेक्ट करते हैं हमेशा सीरीज में करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। आपको दिख रहा है ये, अगर मेरे को इन दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैंने उसको पैरेलल जोड़ा है, ना कि उसको उसके आगे जोड़ दिया। मैंने ब्रांच करके एक ब्रांच बनाई और वहाँ पे मैंने उसको जोड़ा है। तो जब ये ब्रांचिंग कर देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं पैरेलली जोड़ना। ठीक है, तो वोल्ट मीटर आपका पैरेलल जुड़ता है, एमीटर आपका सीरीज में जुड़ता है। ठीक है, एक और चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है, आइडियली जो आप मानते हो, एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर एमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा तो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा। लेकिन हमने तो रेजिस्टेंस 3 ही रेजिस्टेंस लिया, R1, R2, R3। लेकिन बाई चांस मान लो आपका एमीटर का अपना भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये आपकी रेजिस्टेंस होगी सर्किट की, वो तो चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब फिर आपका करंट चेंज आएगा, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। एमीटर लगाते ही आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट चेंज हो गया, जो कि आपको करना नहीं था। एमीटर का काम रेजिस्टेंस बढ़ाना थोड़ा है, एमीटर का काम है करंट नापना। तो आइडियली जो एमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, उसको वो 0 रेजिस्टेंस उसका होना चाहिए ताकि वो करंट को चेंज ना करे सर्किट में। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट क्यों होना चाहिए? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इसलिए इनफाइनाइट होना चाहिए क्योंकि वो अगर उसका कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो उसके थ्रू भी कुछ करंट पास हो जाएगा। मान लो यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, ठीक है, वो करंट दो जगह डिवाइड हो सकता है, वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। यही तो है, इस पॉइंट पे दो जगह जा सकता है, यहाँ या यहाँ। लेकिन अगर वोल्ट मीटर जो मैंने लगाया है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, मतलब उधर से वो अपने थ्रू करंट पास ही ना करने दे। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? वो इनफाइनाइट उसको रेजिस्ट कर रहा है इनफाइनाइटली। अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो वो अपने थ्रू करंट पास नहीं होने देगा, और यही हमें चाहिए। वोल्ट मीटर का काम ये थोड़ा ना कि वो करंट पास करवाए अपने से, वो तो सर्किट में करंट नहीं चेंज करना चाहता ना। वोल्ट मीटर का काम ये नहीं है कि वो सर्किट का करंट ही चेंज कर दे,
तो इसलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आप इनफाइनाइट रखते हो, ठीक है। उस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके थ्रू कोई करंट ही नहीं जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है आपको, है ना। अगर इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस भी हो जाएगा तो क्या ज़्यादा क्या होगा, आपका करंट इधर से नहीं जाएगा, इधर से जाएगा। यही तो हमें चाहिए, करंट तो हमें इधर से ही ले जाना है, उधर से थोड़ा ले जाना है। तो ये चीज़ आप नोट करो, ठीक है। हमने सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा, अब हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3। इनको मैंने पैरेलल में जोड़ा है। पैरेलल का मतलब होता है कि मैंने उनको सेम पॉइंट्स पे जोड़ा है। ये जो रेजिस्टेंस R1 है उसका मैंने जो दोनों टर्मिनल्स है इन 2 पॉइंट्स पे ही जोड़ा है, A B। अगर मैं इस टर्मिनल को A कह दूँ, इसको B कह दूँ, तो R1 का एक पॉइंट A पे जोड़ा है, दूसरा पॉइंट B पे जोड़ा है। R2 का भी वही एक पॉइंट A पे, दूसरा पॉइंट B पे। R3 का भी A पे और B पे। तो इस टाइप का जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो उसको मैं क्या कहता हूँ, पैरेलल कम्बिनेशन। तो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस मैंने पैरेलली जोड़े हैं। और इसमें सर्किट में आपके पास एक बैटरी है, स्विच K है, ठीक है। मैंने आपका की को क्लोज कर रखा है ताकि करंट फ्लो करे। फिर हमने एमीटर पढ़ ही लिया, एमीटर किस तरीके से कनेक्ट होता है, ये हमने उसी तरीके से कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से। फिर मैंने वोल्टेज नापने के लिए एक वोल्ट मीटर भी लगाया। मेरे को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज नापना है। बेसिकली आपके हर रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं, तो किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू आप वोल्टेज नापोगे तो आपको इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस ही नापना पड़ेगा। और क्योंकि मैं पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के अक्रॉस ही नाप रहा हूँ, तो इसका मतलब तीनों रेजिस्टेंस पे सेम पोटेंशियल होगा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि पैरेलल कम्बिनेशन में जब आप इस तरीके का सर्किट बनाते हो तो जो वोल्टेज अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस है वो सेम रहता है, ठीक है। और एक और चीज़ जो सोचने वाली बात है कि जो आपका यहाँ से करंट आ रहा है आई, वो 3 जगह ब्रांच आउट हो सकता है। वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मैंने क्या बताया था आपको वोल्ट मीटर केस में, इस वाले केस में, कि करंट इधर से नहीं जाता, लेकिन उसके पास रास्ता तो है इधर जाने का, लेकिन वो इधर से क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। अगर इसका फाइनाइट रेजिस्टेंस होता तो वो थोड़ा सा करंट इधर भी चले जाता। इस केस में ऐसा ही हो रहा है, इन रेजिस्टेंस कोई इनफाइनाइट तो है नहीं, तो फाइनाइट रेजिस्टेंस के केस में क्या हो रहा है कि अब करंट ब्रांच आउट हो जा रहा है, 3 जगह टूट जा रहा है, ठीक है। इस केस में भी वोल्ट मीटर के अक्रॉस कोई करंट नहीं जा रहा है, ठीक है। आइडियली हम यही मानते हैं कि वोल्ट मीटर से कोई करंट नहीं जाना चाहिए। फिर जब ये बाहर आ रहा है वापस, तो ये तीनों मिलके एक बन जा रहे हैं और ये आई ही बन रहा है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो ये I1, I2, I3 जो टूट रहा है ना तीन हिस्सों में, तो इनको जब मैं टोटल करूँगा तो वो I के बराबर ही आना चाहिए, टोटल करंट के बराबर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना करंट कहीं गायब हो गया बीच में से, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा इसमें जो सीरीज सर्किट हमने लिया है इसमें नेट रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है ये देख लेते हैं, ठीक है। हमने कंबाइन करने का रेजिस्टेंस इसको, तो जो नेट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है सर्किट में वो कितना हो रहा है। हमने एक चीज़ देखी कि हमारा जो नेट करंट है हर जगह, मतलब टोटल, मतलब हर जगह से कहीं से भी करंट मैं मेजर कर रहा हूँ वो सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, आई तीनों जगह है। तो मैं ओम्स लॉ यूज करता हूँ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो V इक्वल्स टू IR होता है, वोल्टेज जो आप लगा रहे हो, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज है, मैं क्या बता रहा हूँ कि V1 मेजर कर रहा है, ये V1 फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस V1 मेजर कर रहा है। और करंट तो मैंने क्या बताया था आपको, सेम ही रहता है, करंट I ही रहेगा, जितना करंट यहाँ फ्लो कर रहा है उतना ही करंट R1 से भी फ्लो करेगा। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R1। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर रेजिस्टेंस R1 है, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़ है आपकी ये वोल्टेज V2 की वैल्यू कितनी है, करंट उतना ही है I, रेजिस्टेंस अब चेंज है R2। तीसरा जो आपका रेजिस्टेंस है R3, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V3 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा IR3, ये आप ध्यान देना। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, सीरीज सर्किट में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है बैटरी से V से, वो डिवाइड होता है 3 उसमें। तो जो आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना इन तीनों के क्रॉस, तो वो सेम होना चाहिए बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से। तो इसका मतलब V1 और V2 और V3 को अगर मैं ऐड करूँ तो वो V के बराबर ही आएगी, जो मैंने बैटरी से पोटेंशियल लगाया है उसी के बराबर आना चाहिए। तो ये क्या कहता है कि V जो होगा टोटल वोल्टेज वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होना चाहिए। बेसिकली रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को डिवाइड कर रहे हैं, आपका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कर दे रहे हैं अपने अपने अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। और लेकिन वो तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो तो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, IR1, V2 की वैल्यू आएगी IR2, V3 की वैल्यू आएगी IR3। तो यहाँ से I को मैं कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को V1 की वैल्यू पता है IR1, V2 की IR2, V3 की IR3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे I को कॉमन ले सकता हूँ, है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा।
तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया V इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरा नेट रेजिस्टेंस R होता, ठीक है, मैं इस सर्किट को रिप्लेस कर देता हूँ एक दूसरे सर्किट से जिसमें कि नेट रेजिस्टेंस सिर्फ R ही रहता है, ठीक है, ये जो टोटल मिला के जो इनका रेजिस्टेंस है वो R है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि V इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। तो जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो तो V है, करंट I है। अब मैंने बोला कि टोटल रेजिस्टेंस R है, R जो है वो अब टोटल रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस हो रहा है इन R1 R2 R3 के वजह से। तो मैं ये देख रहा हूँ कि V इक्वल्स टू आई आर होना चाहिए, और मुझे यहाँ से लेकिन ये भी पता है कि V इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होना चाहिए। तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि असल में तो मैंने कुछ नहीं किया है, इन तीनों को मिला के एक रेजिस्टेंस बनाया है R। अब मुझे उसी की तो वैल्यू निकालनी है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, क्या क्या निकलता है, आई आर इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं I को कैंसिल कर सकता हूँ दोनों साइड, तो मेरे को R की वैल्यू सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या मिली, R1 प्लस आर टू प्लस आर थ्री। और यही मेरा रिजल्ट है। जो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं वहाँ पर आपका जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो टोटल सम होता है ऑल रेजिस्टेंसेस का। ठीक है, यहाँ पे तो हमने तीन ही रेजिस्टेंस लिए, R1 R2 R3। अगर आप ज़्यादा लेते R4 R5 R6 भी ले लेते तो वहाँ पे कुछ नहीं करना था, आपको बस ऐड कर देने थे सारे के सारे। ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस आपको उनको सबको ऐड कर देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 और R6, जितने भी रेजिस्टेंस है उस हिसाब से। अगर दो होते तो R1 प्लस R2 ही रह जाता है ना, तो ऑफ द ऑल द रेजिस्टेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने सीरीज सर्किट में पढ़ा जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, टोटल सम ऑफ द ऑल द रेजिस्टेंसेस। जो हमने रेजिस्टेंसेस लगाए उनको टोटल सम कर देंगे तो वो आपका जाएगा नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पैरेलल कम्बिनेशन में हमारा क्या रेजिस्टेंस होगा ये भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो पैरेलल कम्बिनेशन में हमें ये चीज़ दिख रहा है कि जो आपका करंट है वो ब्रांच आउट हो रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है। ठीक है, तो मैं फिर से क्या करता हूँ, ओम्स लॉ से स्टार्ट करता हूँ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये आपका ओम्स लॉ कहता है। अगर मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस देखूँ R1, तो उसके केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो V ही है, क्योंकि मैंने बताया आपको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो V ही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन I जो मेरा करंट है वो चेंज है I1, रेजिस्टेंस मेरा कितना है R1। V सेकेंड रेजिस्टेंस के केस में V पोटेंशियल है, करंट है I2, रेजिस्टेंस है R2। थर्ड रेजिस्टेंस के केस में पोटेंशियल V I3 R3। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ से निकालना क्या है, मुझे बेसिकली यहाँ से ये निकालना है कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन को हटा के एक नया रेजिस्टेंस बना दूँ R, तो सेम तरीके की बिहेवियर होना चाहिए, उतना ही करंट फ्लो होना चाहिए। तब वो जो R है उसकी क्या वैल्यू होगी इन R1 R2 R3 के टर्म्स में, जैसे हमने उस केस में निकाला सीरीज वाले में, वैसे ही हमको एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो अगर मैं इस केस को रिप्रेजेंट करूँ दूसरे केस से कि R1 R2 R3 को मैंने हटा के एक R बना दिया और मैंने बैटरी लगा दी। ठीक है, मेरा की वही है, एमीटर लगा रखा है मैंने, करंट अभी भी मेरा I ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज मेरा अभी भी इसी के पॉइंट्स के बीच में है, जो कि क्या है A और B। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था A और B जो पॉइंट्स हैं उन्हीं के बीच में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, सेम ही सर्किट है, बस आपने क्या किया, R1 R2 R3 को हटा के एक नया रेजिस्टेंस लगा दिया R। और मुझे यही देखना है कि R की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ताकि जो आपका वोल्टेज अगर सेम रहे तो करंट उतना ही I बहाए, जो आपका करंट है उतना ही फ्लो करे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि I जो मेरा करंट है वो तीन उसमें ब्रांच आउट हो रहा है, I1 I2 I3। तो इसका मतलब I जो है वो इक्वल होना चाहिए I1 प्लस I2 प्लस I3। जैसे कि सीरीज वाले केस में मैंने क्या कहता है, पोटेंशियल के लिए किया था यही कि जो टोटल पोटेंशियल है वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होना चाहिए था। ऐसे ही यहाँ पे जो टोटल करंट होगा वो इंडिविजुअल करंट के सम के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, I की वैल्यू इस वाले केस में जो ये नया मैंने सर्किट बनाया है, इस केस में जो V है वो कितना होना चाहिए IR, है ना। मेरा जो V है वो कितना होना चाहिए I इंटू R, जो सर्किट का रेजिस्टेंस है। यहाँ से मैं I की वैल्यू क्या देखता हूँ, इसमें मैं अगर I की वैल्यू यहाँ से लिखूँ तो कितना आएगा, V अपॉन R, यही होगा V अपॉन R। इस वाले केस से I1 की वैल्यू देखनी है मेरे को, I1 की वैल्यू इस वाले केस से निकालनी है, कितनी आएगी V अपॉन R1। I2 की वैल्यू इस वाले केस से कितनी आएगी, V अपॉन R2। I3 की वैल्यू V अपॉन R3।
अब मुझे ये बताओ, इसमें तीनों में देखो आपको इधर भी जो है और इधर भी है, उसमें सेम वी दिख रहा है। तो वी को मैं बाहर कर सकता हूँ ना, वी को मैं बाहर कर सकता हूँ कैसे, वी को मैं कॉमन ले लेता हूँ राइट हैंड साइड में। तो मेरा जो न्यू रेजिस्टेंस है, अगर मैं उसको रेसिप्रोकल लूँ 1/r करूँ, वी से तो वी कैंसिल आउट हो गया है ना, तो ये क्या आएगा 1/r। 1/r की वैल्यू क्या आएगी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो आपने जब ये कैंसिल आउट किया है v को v से, तो आपका जो 1/r आएगा वो क्या आएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपके पास तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े हैं तो नेट रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, मतलब आपको तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देनी है और फिर इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपको आर की वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है असल में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमने कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा था, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशंस। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सीरीज एंड कम्बिनेशन रजिस्टर्स पे बेस पे। ठीक है, यहाँ पे हमने दो रेजिस्टेंस ले रखे हैं, दोनों को पैरेलल जोड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको 10 एंड 40 ओम को पैरेलल जोड़ा हुआ है मैंने। यहाँ पे मैंने तीन रेजिस्टेंस लिए हैं 30, 20 एंड 60, इनको भी मैंने पैरेलल जोड़ा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस कितना है और टोटल करंट मेरा कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए तो हमें पता ही है क्या करना है आपको, ये पैरेलल कम्बिनेशन है, इनका पैरेलल कम्बिनेशन का फॉर्मूला पता ही है, वो यूज़ करना है। तो अगर मैं इन दोनों को का पैरेलल जो कम्बिनेशन है जिस 10 और 40 का जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसको निकालूं और उसकी वैल्यू मैं लिख दूं R1। मान लो इनका दोनों का जो नेट आ रहा है मिला के वो आ रहा है R1, और ये तीनों भी अलग अलग पैरेलल में है ना, ये अलग से पैरेलल में दिख रहा है आपको तीनों, तो इनका जो नेट आ रहा है वो मान लो R2 आ रहा है। तो मुझे ये बताओ R1 के लिए मेरे को क्या फॉर्मूला पता है, 1/R1 इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/40, ये भी हमने डिराइव किया था फॉर्मूला। मैंने क्या दिया था 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ पे मुझे पता है ये पहला रेजिस्टेंस है दूसरा रेजिस्टेंस, तो मैंने 1/, करके कर दिया। अब यहाँ से मेरे को R1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना है 40, 10 4 जा 40 प्लस 40 1 जा 40। तो यहाँ से मैं अगर 1/R1 की देखूँ वैल्यू, तो मैं R1 को उल्टा कर देता हूँ, तो ये क्या होगा 40/5 आ जाएगा, है ना। ये तो 4 + 1 5 है, अब मैं उल्टा करूँगा तो 40/5, इसको कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आएगा 8 ओम। मतलब इन दोनों का कम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम आ रहा है। इन तीनों का कम्बिनेशन का क्या आएगा 1/R2 इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इन तीनों का भी मैं वही करता हूँ सेम चीज़ जैसे यहाँ किया, एलसीएम लेता हूँ पहले, 60 आ जाएगा तीनों का एलसीएम, 32 जा 60, 23 जा 60, 61 जा 60। तो ये कितना है नेट सम 6, तो 6 डिवाइड बाई 60। अब मैं इसको रेसिप्रोकल को उल्टा कर देता हूँ, तो ये R2 हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू जो आ रही है वो 60/6 आ रही है, जो कि है 10 ओम, क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा ना 10, तो ये 10 ओम आ गया। तो मुझे पता लग गया कि ये R1 की वैल्यू 8 ओम आ गई और R2 की वैल्यू 10 ओम आ गई। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम कर सकता हूँ। ठीक है, इन तीनों को हटा के मैं क्या करता हूँ, एक रेजिस्टेंस सिंपल सा R2 लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक R2 लगा दिया, बस यही तो है, मैंने इसीलिए तो पैरेलल कम्बिनेशन निकाला था। पैरेलल कम्बिनेशन में मैं क्या करता हूँ, उसको रिप्लेस कर देता हूँ, जो पैरेलल कम्बिनेशन है उसको डिफरेंट रेजिस्टेंस से, और मैंने इसकी वैल्यू क्या निकाली है, R2 की वैल्यू 10 ओम, यही निकाली है मैंने। ठीक है, इस वाले कम्बिनेशन को भी हटा के मैं क्या करता हूँ, एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, सिंपल सिंगल रेजिस्टेंस R1, जो कि है कितना 8 ओम। अब मुझे ये पता है ये R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है सर्किट में, और मुझे ये पता है ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं, है ना, आपको दिख रहा है एंड टू एंड जुड़े हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस होगा, अगर मैं उसको R कहूँ, मतलब इन दोनों को जोड़ के एक अगर एक नेट रेजिस्टेंस आ गया R नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वो कितना होना चाहिए। मैंने क्या था सीरीज सर्किट में आपको दोनों रेजिस्टेंस या तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, कितना आएगा 8 + 10, ये कितना होगा 18 ओम। ठीक है, R नेट इक्वल्स टू R1 + R2, जो कि है 8 + 10 इक्वल्स टू 18 ओम। तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस मिल गया हमें 18 ओम। दूसरा पार्ट है टोटल करंट। अब मुझे पता है इन दोनों को हटा के भी मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस बना सकता हूँ, मतलब कि एक ही रेजिस्टेंस है मेरे पास सर्किट में, एक बैटरी है, यही ये दोनों हमने सीरीज में, अब दिख रहे हैं हमको ये 8 ओम एंड 10 ओम सीरीज में जुड़े हुए हैं।
तो इन दोनों को भी मैं रिप्लेस करके सिंगल रेजिस्टेंस बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दूंगा जो कि है आर नेट, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 18 ओम निकाली दी है। और मैंने अब एक बैटरी जोड़ी हुई है ना, बैटरी जोड़ी हुई है, जो बैटरी मेरी पहले भी जुड़ी थी। और मेरे पास क्या था, की स्विच के था, और दूसरी चीज़ क्या थी हमारे पास, एक एमीटर था। यही था हमारे पास एक एमीटर। एमीटर कहीं पे भी लगा सकते हो, सीरीज में तो आपका सेम ही देता है वो। तो यहाँ सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूँ, इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह मैं एक आर नेट लगा सकता हूँ। बाकी का सर्किट सेम ही है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, अब करंट निकालना है कि मेरा नेट करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो नेट करंट के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। अब मुझे बताओ यहाँ पे V कितना है, 12, I मेरे को निकालना है, R मेरे को पता है, R नेट कितना है वो 18 ओम। तो यहाँ से I की वैल्यू आ गई 12/18, जो कि होता है 2/3, जो कि है कितना 0.67 एम्पियर। तो नेट करंट इन द सर्किट इज 0.67 एम्पियर, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक्स में होंगे, डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स में होंगे, उनको सॉल्व करो ताकि आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आए, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, सीरीज और पैरेलल हमने पढ़ा था, तो उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। जो सीरीज अरेंज में होता है वो कहाँ यूज होता है, हमने देखा है डेकोरेशन लाइट, जो आपकी जो दिवाली पे आप लाइट लगाते हो, वो सारे में सीरीज अरेंजमेंट होता है। अच्छा, इसका ये ऐसा यूज इसलिए करते हैं क्योंकि सिंपल अरेंजमेंट है ना, सिंपल आपको सीरीज में जोड़ना है, तो इसलिए वो यूज होता है। अच्छा, सीरीज सर्किट का सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर एक भी अप्लायंस फॉल्ट करता है तो पूरी की पूरी सप्लाई लाइन खराब हो जाएगी, और उसके कारण सारे अप्लायंसेस चलना बंद कर जाते हैं। दूसरा ये है कि जो आपका इंडिविजुअल डिवाइस है वो आप इंडिविजुअली ऑपरेट नहीं कर सकते, मतलब हर एक के लिए एक एक स्विच नहीं लगा सकते, सिर्फ एक ही स्विच होगा सर्किट में, और एक अगर स्विच को ऑफ करते हो तो सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। तीसरा ये है कि जो आपका सर्किट में जो ओवरऑल वोल्टेज आप सप्लाई लाइन से दे रहे हो वो डिवाइड हो जाता है, तो सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलता जो कि सप्लाई लाइन का वोल्टेज होता है, ठीक है। चौथा ये है कि जो आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होता है वो इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि सीरीज सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, उसके कारण आपका कम करंट फ्लो करता है पावर लाइन से, और वो दिक्कत है। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा कहाँ, बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके जो हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आप हर चीज को अलग अलग ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं हम कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं। पहली बात तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये अच्छी चीज है कि अगर एक अप्लायंस बंद होता है काम करना तो सारे नहीं होंगे बंद होगा, ठीक है। मतलब एक लाइन में गड़बड़ है तो सारे नहीं होते, जैसे कि हमने देखा होगा बल्ब खराब हो गया तो ऐसा होना कि कूलर नहीं चला सकते। दूसरा ये है कि जो आपका पैरेलल सर्किट होता है उसमें हर अप्लायंसेस के पास एक एक स्विच होता है अपना अपना, तो आप इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हो, मतलब आपको जब बल्ब चलाना है तो बल्ब जलाओ, जब टीवी चलानी है तो टीवी चलाओ, ठीक है। और तीसरा ये है कि जो आपकी पावर सप्लाई लाइन का जो वोल्टेज होगा उतना ही आपका अप्लायंसेस को मिलता है, उसके कारण क्या होता है कि बेटर आपका जो सर्किट वर्किंग है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। और चौथा ये है कि जो आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट होता है वो कम रहता है, क्योंकि पैरेलल सर्किट्स में कम रेजिस्टेंस होता है, उसके कारण आपको एडवांटेज है क्योंकि ज्यादा करंट आपका फ्लो करेगा सर्किट में पावर लाइन से, ठीक है। ये इसका बहुत अच्छा वो है एडवांटेज।